हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के न्यू सेशन में हम लोग फाइन आर्ट के न्यू क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन ऑल इंडिया लेवल के फाइन आर्ट के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि अमूर्त चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं: सतीश गुजराल, राम कुमार, मंजीत बाबा एंड GR संतोष। ये जितने भी विकल्प दिए गए हैं ये भारत के प्रसिद्ध कलाकार हुए और हमको उनको देखना है जो कि भारत की प्रसिद्ध अमूर्त चित्रकारों की श्रेणी में जाने जाते हैं। इसका बेस्ट जो विकल्प होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि अमूर्त चित्रकारों की जो अग्रणी श्रेणी में जो खड़े कलाकार हुए भारत के परिप्रेक्ष्य में, उनमें राम कुमार के नाम फेमस है। अमूर्त चित्रों में इनकी अगर बात करें कृतियों के ऊपर तो इनकी अमूर्त कृतियां आप लोगों को याद रखना होगा। और इनकी अमूर्त जो कृतियां हैं जिनमें से बहुत ही फेमस कृति है एक भूमि, इनकी एक और फेमस कृति जो अमूर्त चित्रों के रूप में जानी जाती है वो है आसमान, और एक बहुत ही फेमस इनकी कृति रही है और उसका नाम है भंवर। तो ये जो कृतियां हैं इनको आप लोग याद करेंगे और ये जितनी भी कृतियां हैं ये अमूर्त चित्रों के रूप में जानी जाती हैं। अगर हम लोग राम कुमार के ऊपर बात करें तो इनके बर्थ प्लेस, डाई प्लेस और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो राम कुमार जो थे एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध कहानीकार हुए। अगर इनके कहानियों की ऊपर भी बात करें तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो राम कुमार थे इनके बड़े भाई जो थे उनका नाम था निर्मल वर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक थे। तो उनकी छाप इनके ऊपर भी थी। तो ये प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। राम कुमार जो थे अमूर्त चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार थे और इनकी एक प्रसिद्ध दृश्य चित्र है जिसका नाम है, याद रखेंगे आप लोग, बनारस के घाट। ये बहुत ही फेमस इनकी श्रृंखला है, याद रखेंगे आप सभी लोग। और ये जो कृति है इनकी एक प्रसिद्ध क्या है, दृश्य चित्र है, इसको याद रखेंगे आप लोग। और ये जो कृति आप लोगों को देखने को मिली थी ये सभी कृतियां इनके अमूर्त चित्रों की श्रेणी में जाने जाते हैं और ये इनके दृश्य। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये एक रेखा चित्र के रूप में इन्होंने निर्मित किया था और इसको जो निर्मित किया था जिसमें वो जापानी काली स्याही में इन्होंने निर्मित किया था। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा राम कुमार के। अगर राम कुमार के बर्थ प्लेस के बाद में तो इनकी जन्म जो होती है 23 सितंबर 1924 ईस्वी को कहाँ पर होती है, शिमला में होती है। और इनकी जो मृत्यु जो होती है वो 14 अप्रैल 2018 को कहाँ पर होती है, दिल्ली में। तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस किया, आप लोगों ध्यान दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहा कि सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की किस शैली का जन्म हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर पूछ रहा है कि सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की किस शैली का जन्म हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि सर्वप्रथम मंदिर निर्माण की जिस शैली का जन्म होता है वो शैली जो थी वो थी ए, नागर शैली के रूप में जानी जाती है। नागर शैली जो है वो नगर शब्द से बना है, याद रखेंगे, नगर शब्द से बना हुआ है नागर शैली। दोस्तों नागर शैली जो थी वो सर्वप्रथम नगरों में निर्मित की गई थी, इसीलिए नागर शैली इसका नाम पड़ा। और मंदिर निर्माण की अगर बात करें जन्म जो होती है वो नागर शैली ही होती है। अगर हम लोग नागर शैली के मंदिरों के एक बहुत ही फेमस विशेषता रही है तो उसकी शिखर के रूप में जानी जाती है। ये अपने शिखर के लिए काफ़ी फेमस थी जो कि इम्पोर्टेंट है। और शिखर जो
के नियोजन में जो बाहरी रूपरेखा जो होती थी नागर शैली की, वो बड़ी स्पष्ट तथा प्रभावशाली ढंग से उभरती थी। इसको नोट करिएगा। इसीलिए इस शैली के जो भी मंदिर थे उनको हम लोग क्या हैं कि रेखा शिखर के भी नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पुटअप करें कि रेखा शैली किसे कहते हैं, तो आप लोग नागर शैली को ही हम लोग रेखा शैली के भी नाम से जानते हैं। तो ये सभी पॉइंटों को आप लोग नोट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करें अगर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शैली के मंदिरों में आमतौर पर निर्माण की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पंचायतन शैली को अपनाया जाता है। ऑप्शन के रूप में नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पंचायतन शैली, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नागर शैली। नागर शैली में ही जो मंदिर निर्माण की जो आमतौर पर जो शैली थी वो पंचायतन शैली थी। तो राइट आंसर नागर शैली को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि विश्लेषण कीजिए कि किस राजवंश में स्मारकी वास्तुकला और बौद्ध कला प्रसिद्ध रही। ऑप्शन के रूप में ध्यान दें तो यहाँ पर गुप्त वंश, मौर्य वंश, चालुक्य वंश एंड पांडव वंश दिया गया है। और यहाँ पर हमें विश्लेषण करना है स्मारकी वास्तुकला और बौद्ध कला के परिप्रेक्ष्य में। अगर इनके ऊपर अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश जो थी इनके शासनकाल में स्मारकी वास्तुकला और बौद्ध कला का विकास और बौद्ध कला के जो प्रचार प्रसार थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन जो होगा मौर्य वंश होगा। मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को याद रखना होगा। पूछ लेता है कि एग्जाम में कि मौर्य साम्राज्य का शासनकाल क्या था या मौर्य वंश की जो टाइम पीरियड थी वो क्या थी। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग इसका शासनकाल जो साम्राज्य जो चला था वो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक इसका साम्राज्य चला था। और इसके शासनकाल में अर्थात मौर्य के शासनकाल में जो एक प्रसिद्ध सम्राट हुए जिनका नाम था सम्राट अशोक, और इन्हीं के शासनकाल में जो स्मारकी वास्तुकला और बौद्ध कला काफ़ी विकसित और प्रसार का केंद्र बनी। अगर सम्राट अशोक के शासनकाल की बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि क्योंकि किसी भी तरह से अगर स्मारकी वास्तुकला और बौद्ध कला का टाइम पीरियड अगर पूछ ले तो हम लोग सम्राट अशोक का तो हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखना होगा कि सम्राट अशोक का जो शासनकाल था वो था 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। इसी के टाइम ड्यूरेशन में हम लोग किसी भी ये जो स्मारकी वास्तुकला और बौद्ध कला का टाइम पीरियड को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इनके टाइम पीरियड को आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सम्राट अशोक के शासनकाल में भिन्न भिन्न स्मारकी वास्तुकला और बौद्ध कला का जो प्रचार प्रसार था वो काफ़ी उन्नत पर था। तो इसलिए इस पॉइंट को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग डिस्कस कर लें, क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों के पास। क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कला कितने वर्गों में विभाजित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौर्यकालीन कला कितने वर्गों में विभाजित है। देखिए, किसी प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करें तो आप लोग नए ट्रेंड के अनुसार जो थॉटिकल मेथड है उसको अपनाइए। तो यहाँ पर मौर्यों के जो कला जो थी वो कितने वर्गों में विभाजित थी, तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में दिया गया 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि जो मौर्यों के शासनकाल में जो कला का हम लोग विभाजन देखते हैं वो 2 भागों में थी। ध्यान देंगे, एक जो थी वो थी राजकीय कला और एक जो थी वो थी लोक कला। इसीलिए इसको हम लोग 2 वर्गों में डिवाइड करते हैं, ये पहली और ये दूसरी। अगर राजकीय कला की बात करें तो शासकों के शासनकाल में जो संरक्षण में जिन स्मारकों को शामिल किया जाता है उन्हीं को हम लोग राजकीय कला कहते हैं। और राजकीय कला के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो इनमें जो था वो था स्तंभ, जो कि आप लोग जानते हैं, याद रखेंगे, और
जो राजकीय कला के अंतर्गत गुहा को हम लोग देख सकते हैं और हम लोग स्तूप को भी देख सकते हैं। ये जितनी भी कलाएं थी ये राजकीय कला के अंतर्गत आती हैं। अगर मौर्य के शासनकाल में अगर हम लोग लोक कला के ऊपर बात करें तो लोक कला उसे कहते हैं जो मौर्य के शासनकाल में जो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित जो वस्तु थी उसको हम लोग लोक कला के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तु, क्योंकि जब कलाकारों को जो स्वतंत्रता मिलती थी तो कलाकारों के द्वारा भिन्न भिन्न निर्माण किए गए थे। तो इनके शासनकाल में लोक कला में जो फेमस कलाकृतियाँ मानी जाती हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, जो कि काफ़ी फेमस है और ये इनकी लोक कला के अंतर्गत आती है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित जो मिट्टी की जो मूर्ति थी वो भी काफ़ी फेमस थी और ये लोक कला के अंतर्गत आती है। तो कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करे कि मौर्य युगीन कला कितने वर्गों में विभाजित है तो आप लोगों के ऑप्शन होंगे 2 और मैंने डिस्कस कर लिया कि कौन सी कला होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि किस धर्म ने कला और वास्तुकला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर पुटअप कर रहा है किस धर्म ने कला और वास्तुकला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में हिंदू, बौद्ध, जैन एंड मुस्लिम दिया गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो कला और वास्तुकला को जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में जो रोल अदा करती है वो कला जो थी बौद्ध कला। बौद्धों के टाइम पीरियड मतलब इनके संरक्षण में जो भी शासकों के संरक्षण में बौद्धों को लेकर उनके जीवनों को लेकर काफ़ी अच्छी कलाओं और वास्तुकला का निर्माण किया गया। जैसे बौद्ध कला के अंतर्गत जैसे मान लेंगे कि मृत्यु के बाद बौद्ध के भिन्न भिन्न स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया और जो गुफाएं थी बौद्ध जीवन से रिलेटेड वहाँ पर लोक कलाकृतियाँ भी देखने को मिलती हैं उन गुफाओं के अंदर। तो इसलिए किस धर्म ने कला और वास्तुकला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो वो कला थी बौद्ध कला। तो राइट आंसर जो होगा बौद्ध होगा। आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाएं किस चट्टान से बनी हुई है। आप लोग जानते हैं कि बराबर की जो गुफाएं हैं वो बिहार राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बराबर की गुफाएं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये पुटअप कर लिया जाता है कि बराबर की गुफाएं किसके शासनकाल की मानी जाती हैं तो ये मौर्य के शासनकाल में निर्मित बहुत ही फेमस एक गुफा देखने को मिलती है और ये सम्राट अशोक के शासनकाल में निर्मित मानी जाती है। बराबर की गुफाएं जो थी एक श्रृंखलाबद्ध भिन्न भिन्न गुफाओं का निर्माण किया गया था बराबर की पहाड़ियों में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर नई तरह से क्वेश्चन पुटअप करें कि बराबर की गुफाएं किस चट्टान से बनी हैं और ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है सैंड, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट एंड बॉलिस्टिक जो पत्थर होते हैं उसके माध्यम से। तो हम लोग बात करें अगर बराबर की गुफाएं की तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि बराबर की जो गुफाएं हैं वो ठोस ग्रेनाइट स्टोन में निर्मित ये पहाड़ियों को खोद कर तराश कर बराबर की गुफाएं निर्मित की गई हैं। और बराबर की जो गुफाओं में जो अपनी स्थापत्य सादगी के लिए उल्लेखनीय बराबर की गुफा मानी जाती है। और बराबर की जो गुफाएं हैं एक समूह की प्राथमिक गुफाओं में अगर हम लोग बात करें तो इनमें बराबर की जो प्राथमिक गुफाएं मानी जाती हैं जैसे याद रखेंगे लोमस ऋषि, ये गुफा काफ़ी फेमस है और ये गुफा प्राथमिक गुफाओं की श्रेणी में रखी जाती है, समूह में रखी जाती है। और दूसरी जो बहुत ही फेमस है जो कि प्राथमिक ही श्रेणी में मानी जाती है वो थी सुदामा गुफा। इन दोनों गुफाओं को आप लोग याद रखेंगे। ये बराबर की जो सामूहिक गुफाओं में ये प्राथमिक गुफा समूह में मानी जाती है और ये दोनों बहुत ही फेमस है। इसलिए फेमस है क्योंकि मौर्य के शासनकाल में जो ओप लगाने की जो पद्धति थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और बराबर की जो प्राथमिक श्रेणी की गुफाओं में जैसे लोमस ऋषि की गुफा और सुदामा गुफा के जो आंतरिक भाग थे उसमें बहुत ही खूबसूरती के साथ ओप लगाए गए थे, बहुत ही सुंदरता के साथ पॉलिश किए गए थे। इसलिए लोमस ऋषि की गुफा और सुदामा की गुफा काफ़ी फेमस मानी जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग नोट करिएगा। और बराबर की गुफा किस चट्टान से बनी है तो आप लोग याद रखिएगा ठोस ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि लोकप्रिय ग्रीडा लोक नृत्य है। याद रखेंगे लोकप्रिय जो ग्रीडा
लोक नृत्य मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, यहाँ पर याद रखेंगे मणिपुर, और छत्तीसगढ़। तो लोकप्रिय जो ग्रीडा लोक नृत्य है काफ़ी ट्रेंड में माना जाता है। तो लोकप्रिय जो ग्रीडा नृत्य है ये मध्य प्रदेश की मानी जाती है। राइट आंसर बी को आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर डिस्कस करें, जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वहीं पर मैं डिस्कस करूँगा, और जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, टाइम अधिक नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार विंसेंट विमेल वैन गो, याद रखेंगे बहुत ही फेमस वेस्टर्न आर्ट के कलाकार हुए, किस देश के थे? याद रखेंगे जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड एंड फ्रांस। आप सभी लोगों को याद भी होगा और मैं रिकॉल भी करा देता हूँ कि विंसेंट वैन गो जो थे इनका जो संबंध रहा है वो नीदरलैंड से रहा है। तो राइट आंसर सी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करें हम लोग। क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है कि ललित विस्तार जो है वो किस धर्म से, किस ग्रंथ से रिलेटेड है? तो ऑप्शन के रूप में बौद्ध धर्म को याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप करा है कि कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख किया गया है इस ललित विस्तार में? ऑप्शन के रूप में 74, 64, 85 एंड 35 ये दिए गए हैं। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताना है, और इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। नहीं आएगा तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। याद रखेंगे ललित विस्तार में कितनी किताबी लिपियों का उल्लेख किया गया है, आप लोगों को बताना है। तो एक छोटा सा प्रयास था। आप लोगों को कैसा लगा? मेरे द्वारा जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।